हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। कल हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और उसके प्रिंसिपल्स देखे थे सीडीपी में जिस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीटेट में। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में यहाँ से इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से, इस टॉपिक में से, वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन वो हैं जो अब तक पेपर में आए हुए हैं। सीटेट के वही क्वेश्चंस जो अब तक पेपर में आ चुके हैं वही हम डिस्कस करेंगे और सीटेट में हमेशा क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है किस चीज़ पर। फर्स्ट है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम और वातावरण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट्स का या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर डिपेंड है किसी भी व्यक्ति का विकास। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिया हुआ है, आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण होती है प्रतिभाशालिता। फर्स्ट है अनुवांशिक रचना, वातावरण अभिप्रेरणा, फर्स्ट और सेकंड दोनों के संयोजन से, फोर्थ है मनोसामाजिक कारकों से। तो किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है तो वो इसमें कौन सा आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो हेरिडिटी भी आएगी और इन्वायरमेंट भी आएगा। ठीक है, दोनों का योग है, मतलब दोनों का योग नहीं है, गुणात्मक प्रभाव पड़ता है किसी भी बच्चे के विकास पर या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स के विकास पर। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें दिखती हैं और कोई एक ऑप्शन आपका ये है कि एक और दो दोनों है, मतलब वातावरण और हेरिडिटी आपकी है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप हमेशा उसी को टिक करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के रोल, दोनों के कारण ही प्रतिभाशालिता आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब ये सिद्धांत से क्वेश्चन है, प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंसिपल अपने ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल हमने देखे थे। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। सेकंड है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। थर्ड है हमारा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है। फोर्थ है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ठीक है, तो हमने सिद्धांत पढ़े थे कल, उसके बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, पूछा क्या गया है, नहीं पूछा है, जो सिद्धांत उसमें नहीं है वो आपसे पूछा है। अब आप ये देखोगे कि आप कोई भी अपने सिद्धांत पढ़े हैं और आपने ये नहीं पढ़ा कि पूछा क्या है, कि नहीं कौन सा सिद्धांत नहीं है, नहीं हमें बताना है। कहीं आपने सिद्धांत आपको पता है, वो जल्दी जल्दी में आप वो टिक लगा दो कि सिद्धांत दिए हुए हैं, अच्छा ये है, कर्मिक रूप से तो होता है, ठीक है, आपने ए आंसर लगा दिया, आपका गलत हो जाएगा। लेकिन गलत क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा थर्ड। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित होती है, जन्म के साथ निर्धारित नहीं होती है। और जो हमारे सिद्धांत कौन कौन से थे कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता जाता है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है, कभी तेज गति से होता है, कभी धीमी गति से होता है। और फोर्थ है कि व्यक्तिगत का अलग अलग गति से विकास होता है, मतलब अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनका विकास अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है, ये कोई भी सिद्धांत नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये सत्य बताना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, नहीं है, के अलावा, अतिरिक्त, या फिर सत्य है या फिर असत्य। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। सीटेट में क्वेश्चन के आंसर को गलत करने के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है।
सत्य बताना है, याद रखिएगा। दूसरा है गोद लिए हुए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक मतलब आईक्यू होता है जो गोद लिए हुए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। मतलब इनका ये कहना है कि जो आईक्यू हमारे बच्चों का है और जो हमने कोई भी बच्चा गोद ले लिया, दोनों का आईक्यू सेम रहेगा क्योंकि अब हमने उसको गोद ले लिया। ये कोई बात नहीं होती, आईक्यू सबका अलग अलग ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है क्या हमारे मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता है? करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि सभी का जो आईक्यू है वो अलग अलग होता है, किसी का भी आईक्यू सेम नहीं हो सकता। दो भाई बहन हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, तो उनका भी आईक्यू अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक तो बच्चा गोद लिया है, एक बच्चा खुद का है और दोनों का आईक्यू अलग हो गया क्योंकि हमने उसको गोद ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे मेंटल एबिलिटी पर। किसका? विद्यालय का, ठीक है। विद्यालय में जाकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहीं से हमारा मेंटल ग्रोथ हमारी होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति, अनुवांशिक मतलब हेरिडिटी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति के शरीर की जो बनावट है वो के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, मतलब दोनों को प्रभावित करती है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का यहाँ पर रोल है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। तो सत्य आपको बताना था, सत्य आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इज राइट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार और वातावरण, सेकंड है वातावरण और जीव विज्ञान, थर्ड है वातावरण और पालन पोषण, फोर्थ है आनुवांशिक और वातावरण। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी क्योंकि ये लास्ट में नहीं था हमारे टॉपिक में। एक टर्म आपको पढ़ने को मिलेगी, एक तो होगा आपका नेचर, ठीक है, दूसरा होगा आपका नर्चर, ठीक है। नर्चर और नेचर में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब नेचर का नाम आते ही आपके मन में ये आएगा कि नेचर तो प्रकृति होती है, हमारा वातावरण होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नेचर का मतलब हेरिडिटी है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस में आते हैं। नेचर का मतलब हेरिडिटी है और नर्चर का मतलब इन्वायरमेंट है। नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण। इस टर्म को आपको याद करना है, रटना है, कुछ कर लो, ये आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर सीडीपी में नेचर का मतलब वातावरण नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है ये सीटेट का, क्योंकि पूछा क्या गया है प्रकृति और पोषण। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है नेचर और नर्चर, ठीक है, कि किससे संबंधित है? तो नेचर और नर्चर किससे संबंधित हो गए? अनुवांशिक और वातावरण से, मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित हो गए। तो हमारा जो नेचर है वो आएगा हमारा अनुवांशिक मतलब हेरिडिटी, और जो नर्चर है वो आएगा हमारा वातावरण मतलब प्रकृति, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, प्रकृति का मतलब यहाँ पर नेचर नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति का मतलब यहाँ पर, नेचर का मतलब यहाँ पर अनुवांशिक है और वो किससे रिलेट है? हेरिडिटी से रिलेट करके है, ठीक है। और जो नर्चर है वो हमारा एनवायरनमेंट है, मतलब वातावरण है, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको, समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, मानव विकास है, जो मानव है, मानव विकास क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछ रखा है। फर्स्ट है गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, या फिर मात्रात्मक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें हमने डिफरेंस जब किए थे, तो वृद्धि और विकास के डिफरेंस जब हम कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है विकास के बारे में। विकास पूछा हुआ है, डेवलपमेंट आपसे पूछी हुई है, वो क्या है? तो डेवलपमेंट क्या है? गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, दोनों हैं। ये मैंने लिखवाया हुआ है, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको नोट्स दिखाए थे उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम लाइन है। और यही लाइन आपके सीटेट में पूछी हुई है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और रिपीट होंगे, और हो सकता है आपके दोबारा से एग्जाम में पूछ ले। तो भाई विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। और वृद्धि किस तरह से थी? वृद्धि क्या थी? हमारी मात्रात्मक थी, ठीक है, जिसको हम माप सकते थे, तोल सकते थे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेडागोजी से रिलेट करके क्वेश्चन है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, उसने महसूस कर लिया, फील कर लिया, अगर कोई बच्चा है वो वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसको जो डायमंड है, हीरा है, उसका जो चित्र है उसको बनाने में भी उसको कठिनाई आएगी। तो उसमें निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है? किसने? टीचर ने। तो टीचर ने अनुमान लगाया कि कोई बच्चा है वो वर्ग बनाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको, और वो अगर हीरे का चित्र उसको देंगे बनाने के लिए तो उसमें भी वो क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट उसको होगी। तो किस सिद्धांत के आधार पर उसने, टीचर ने अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रकृति से संबंधित है। सेकंड है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। थर्ड है आपका, विकास निरंतर होता रहता है। उसके बाद है, अलग अलग लोगों के विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन तो यहाँ पर कट गया क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक ही है। ये ध्यान रखना है आपको कि बात किसकी हो रही है, एक ही बच्चे की हो रही है। यहाँ पर अलग अलग, अगर दो बच्चे होते तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक ही बच्चे की हो रही है। वही तो वर्ग बनाने में प्रॉब्लम हो रही है उसको, और उसी को आगे चलकर हीरे का जो डायग्राम है वो बनाने में दिक्कत हो सकती। तो यहाँ पर बच्चा एक है, उसकी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा एक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट हो गया। ठीक है, और ये देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रॉब्लम किस में आ रही है, चित्र बनाने में आ रही है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। सेकंड आपका ऑप्शन है कि विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, ये भी हो गया कट। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है, व्यवस्थित क्रम में चलती है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को बनाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो हो सकता है कि दूसरी चीज़ को बनाने में भी उसको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? फर्स्ट है आपका पोषण, सेकंड आपका अनुकूलन, थर्ड है पाठ संशोधन, फोर्थ है प्रकृति। अब यहाँ पर देखिए, ये वही नेचर और नर्चर से रिलेट करके क्वेश्चंस हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम कब होता है? जब हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारा क्या बातचीत करने का तरीका क्या है, हमारी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, तो हमारा विकास किस तरीके से होता है, तो किस घटक पर बल देते हैं। अब आप यहाँ पर आंसर लगा दोगे फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, प्रकृति दी गई है, और प्रकृति का मतलब होता है एनवायरनमेंट, वातावरण। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक बार आप देख सकते हो इंग्लिश में आप ऑप्शन देख लो। मैंने अभी आपको बताया था ना नेचर और नर्चर, तो नर्चर ये है और नेचर ये है। अब आप कौन सा बताओगे? मैंने क्या बताया था, नेचर किसको रिप्रेजेंट करती है, हेरिडिटी को, और नर्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, वातावरण को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्चर ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि ये वातावरण में ही घटित होता है। सामाजिक विकास जो किसी भी व्यक्ति का होता है वो कहाँ पर होता है, वातावरण में ही होता है। क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार ऑप्शन आप देख लेना इंग्लिश वाले। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि नर्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, वातावरण को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, यहाँ पर भी नेचर और नर्चर से ही रिलेट करके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और यही पर गड़बड़ हो जाती है बच्चों में, क्योंकि नेचर को क्या एनवायरनमेंट समझ लेते हैं, और जबकि नेचर में यहाँ पर क्या होता है, हेरिडिटी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सेकंड है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है उसके व्यवहार का निर्धारण करने के लिए जो परिवेश होता है, जो एक फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका बहुत कम महत्व होता है। बिल्कुल ही गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आपका ऑप्शन है, वंशानुक्रम
तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की बात हो रही है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन होगा, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो सेकंड कट हो गया हमारा, क्योंकि इनका कहना है कि जो व्यवहार है, जो परिवेश है, जो व्यवहार है, जो वातावरण है, वो बच्चे के विकास में कोई मतलब इतना अहम रोल प्ले नहीं करता, बल्कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है किसी भी बच्चे के विकास में एनवायरनमेंट का। ठीक है, फर्स्ट देखिए ये कि खाली स्लेट के समान होता है, चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। दोनों का जब मेल होगा हेरिडिटिक और एनवायरनमेंट का, तो बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास वहीं होगा। ठीक है, तो नेचर और नर्चर से इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन पर। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, फर्स्ट है सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट विकास हमेशा रेखीय होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता। विकास किस तरह से होता है, स्पाइरल मैंने कल बताया था, इस तरह से होता है बच्चे का विकास। उसमें जब हम सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे, उसमें बिल्कुल मेन हेडिंग थी कि बच्चे का विकास रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरल में होता है। ठीक है, उसके बाद है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, हमारा ऑप्शन, हमारा जो मेन पॉइंट था उसमें क्या था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ है विकास की सभी प्रक्रिया यंत्र संबंधित नहीं होती हैं बल्कि संबंधित होती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सिद्धांत ये है और यहाँ पर तो नहीं है, और नहीं को देखकर आप इसको गलत लगा दो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सभी के विकास की दर समान नहीं होती। बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट। ओके, तो निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अतिरिक्त, ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो इसके अतिरिक्त वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इनमें से एक वो फैक्टर ऐसा है जो एनवायरनमेंट से रिलेट करके नहीं है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कहीं आप सिर्फ यही पढ़ लो और वातावरण के कारक कौन कौन से हैं उनमें से कोई भी आप एक आंसर लगा दो, क्योंकि 3 इनमें से वो हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेट करके हैं, जो इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जो विकास को आकार देते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन वही मिलेंगे, सिर्फ एक अलग होगा, वही हमें छांटना है और वही हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं शिक्षा की गुणात्मकता, सेकंड है शारीरिक गठन, थर्ड है पौष्टिकता की गुणवत्ता, फोर्थ है संस्कृति। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है वही हमें सिलेक्ट करना है। देखिए फर्स्ट है हमारा शिक्षा की गुणात्मकता, ये कहाँ पर होगा, एनवायरनमेंट में होगा। पौष्टिकता की गुणवत्ता ये कहाँ पर होगा, ये एनवायरनमेंट में होगा। संस्कृति हमारे कहाँ पर होगी, ये हमारा एनवायरनमेंट में होगा। लेकिन जो शारीरिक गठन है ये है हमारा हेरिडिटी से रिलेट करके। ठीक है, तो 3 आपके ऑप्शन हैं एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, और जो एक है जो फैक्टर है वो किससे रिलेट है, ये है आपकी हेरिडिटी से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा शारीरिक गठन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, हेरिडिटी से संबंधित फैक्टर कौन सा है वो आपको बताना है। अभी हमने क्या बताया था कि वो इन्वायरमेंट से रिलेट नहीं है फैक्टर, वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। यहाँ पर पूछा हुआ है, वहाँ पर पूछा हुआ था नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, सेकंड है चिंतन पैटर्न, थर्ड है आंखों का रंग, फोर्थ है सामाजिक गतिविधियों की भागीदारी। तो इनमें से कौन सा हो सकता है आनुवांशिकता। देखिए फर्स्ट है हमारा समकक्ष व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों का समूह कहाँ पर होगा, एनवायरनमेंट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। सेकंड है चिंतन पैटर्न,
हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, सोचने समझने का जो तरीका होता है, वो सिर्फ हम एक अकेले का पैटर्न नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, किसी का पैटर्न हमें सोचने समझने का तरीका जो है, पैटर्न जो पसंद आता है तो हम भी अपना लेते हैं। तो ये भी क्या है, एनवायरमेंटल है। थर्ड है सामाजिक गतिविधि। तो सामाजिक गतिविधि जहाँ भी आ गई वो क्या होगा, हमारा एनवायरमेंटल होगा। ये थर्ड ऑप्शन है आँखों का रंग, ये है आपका हेरिडिटी से रिलेट करके। अब ये कैसे है, जो हमारे तो आँखों का रंग क्या है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी फैक्टर है। अगर किसी पेरेंट्स की आँखों का कलर ग्रीन है या फिर ब्लू है या फिर ब्लैक है, ब्राउन है, तो बच्चे का कलर, आँखों का जो कलर होगा वो उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो आँखों का रंग होता है वो किस पर डिपेंडेड है, हेरिडिटी पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, ये भी हमने देखा था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा निरंतर चलती ही रहती है। एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। तो एकीकरण नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, संबंध नहीं होगा, तो क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत है जो कभी भी नहीं रुकती, हमेशा कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। सिद्धांत देख लेना दोबारा अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, ये आप देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये है, नहीं है, अलावा, के, अतिरिक्त, ये आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है जो मानव के विकास के सिद्धांत पर आधारित है, वो कौन सा सिद्धांत जो नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, फर्स्ट है निरंतरता, हमने अभी पढ़ा है और हमने जो प्रिंसिपल है वो भी देखे थे, हैं निरंतरता का सिद्धांत है। अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला है प्रतिवर्ती, ये ऐसा कोई भी सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो हमने तो सिर्फ नहीं बताना था, ये याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन लास्ट वाला, और यही हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चे की सहायक होती है, उसके मतलब शिक्षा बच्चे की सहायता करती है किसमें, शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपके ऑप्शन में केवल नज़र आ जाए, या तो आपकी पेडागोजी हो सकती है या फिर आपका कोई भी ऑप्शन, मोस्टली तो पेडागोजी में केवल वाले कभी भी आंसर नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। सीटेट में कभी भी केवल वाले, पेडागोजी में कोई आंसर नहीं होते। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। शारीरिक विकास, सिर्फ शारीरिक विकास करती है हमारी एजुकेशन नहीं, तो सबसे बेस्ट जो हमारा ऑप्शन है वो सर्वांगीण विकास। शारीरिक भी करती है, मेंटल भी हमारा विकास करती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विकास होता है किससे, एजुकेशन से। क्योंकि अगर एक बंदा एजुकेटेड है तो वो अपने बारे में सोच सकता है, दूसरों के बारे में सोच सकता है, अपनी खुद की सेहत के बारे में सोच सकता है, और क्या उसको करना होता है, बहुत कुछ सिखाती है एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका आंसर हो जाएगा, सर्वांगीण विकास में हेल्प करती है। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक किया हुआ था उन्हीं से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, और सारे क्वेश्चन वो हैं जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस उनकी कीजिए जो लास्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। किसी भी दूसरी बुक से आप प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।